बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। परीक्षाओं के पेपर लीक दशकों से चली आ रही एक ऐसी बीमारी जो खत्म ही नहीं हो रही। हालांकि पिछले दिनों एक के बाद एक जिस तरीके से घटनाएं बढ़ी हैं वो चिंता की बात है, लेकिन पेपर लीक पर जिस तरीके के तल्ख राजनीति हो रही है, आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में उस ओर भी इशारा किया है। राष्ट्रपति ने समस्या के समाधान पर जोर दिया बजाय राजनीति के। ऐसे में समाधान क्या है, आज हम इसी समाधान को टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा जिनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो हुआ क्या है, सबसे पहले नीट की परीक्षा हुई और जो नीट की परीक्षा एनटीए ने कराई उसमें पेपर लीक के धांधलेबाजी के आरोप लगे। उसके बाद यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई उसमें भी इसी तरह की दिक्कतें आई और फिर एमपीपीएससी पेपर जब आया तो उसमें भी इस तरह की अफवाह आई। हालांकि एमपीपीएससी ने इसका खंडन किया था। रतलाम से हमारे सहयोगी ने बच्चों से बातचीत की है, छात्रों से बातचीत की है और उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर वो इस मसले पर क्या सोचते हैं। नीट, नेट या बाकी परीक्षाओं में पेपर लीक के मसले को कैसे सुलझाया जा सकता है, क्या समाधान हो सकता है, जरा रतलाम के बच्चों से बस सुनिए। पेपर लीक मामले को लेकर के देश की राष्ट्रपति ने नेताओं को हिदायत दी है कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। और इस वक्त मेरे साथ कई स्टूडेंट मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार उनका इस मामले पर क्या कहना है, क्योंकि भविष्य इनका है, तैयारी ये लोग करते हैं और आखिर में जब पेपर लीक हो जाता है तो किस तरह से इनकी जो पूरी तैयारी है वो प्रभावित होती है। तो सबसे पहले इनसे जानिए, क्या नाम है आपका? पायल मोदी। पायल जी, आप तैयारी कर रही हैं? हाँ सर। पहले एग्जाम वगैरह दिए? हाँ सर दिए। क्या हुआ उसमें? सर ऐसा हुआ कि जब मैंने 23 में एग्जाम दी थी तो मेरे मार्क्स अच्छे थे। फिर मैंने ट्राई किया तो एक बार और अच्छे मार्क्स आए, पहले से बढ़कर आए, लेकिन मेरी जो रैंक पहले अच्छी थी और अब 35,000 पीछे चली गई है। तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका कारण क्या, पेपर लीक मानती है आप? हाँ सर, पेपर लीक। सर रीनीट होना चाहिए। अगर रीनीट होगा तो मुझे एक चांस मिलेगा और मैं अच्छा करके सिलेक्शन लेकर अब कॉलेज ले सकती हूँ। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले पर जो अभी राजनीति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर राजनीति होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर हमें जो दिक्कतें सहना पड़ रही है वो सर उससे हमें छुटकारा मिले। सर बहुत प्रॉब्लम्स हमें सामना करनी पड़ रही है। सामना करना पड़ रहा है प्रॉब्लम्स का। अच्छा, एक बात और आपसे जानूंगा मैं कि जो राजनीति होती है तो उसमें क्या स्टूडेंट के मुद्दे जो हैं वो कहीं दबके रह जाते हैं? जी सर, जरूर रह जाते हैं। रह जाते हैं? हाँ सर। उसका क्या हल होना चाहिए आपके हिसाब से? सर रीनीट होना चाहिए। नीट होना चाहिए। हाँ। आपका क्या नाम है? ऐश्वर्या वर्मा। थोड़ा सा जोर से बोलिए, मुझे आवाज नहीं आई। जी, ऐश्वर्या वर्मा। तो ऐश्वर्या, आप से मैं जानूंगा कि क्या आप क्या मानती है, क्या इस मुद्दों पर राजनीति होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, क्योंकि यहाँ पे जो भी वापस से रीनीट होनी चाहिए, क्योंकि जो भी परसेंटेज या जो मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं वो आ जाएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो फीस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो हम लोग जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उन्हें फीस बहुत ज्यादा लगती है। और जब ये नीट के पेपर्स जो लीक हो जाते हैं उसकी वजह से हम जैसे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। पूरा फैमिली का जो बर्डन है वो हम पे डिपेंड करता है। तो इसलिए राजनीति भी होनी चाहिए और रीनीट भी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि पक्ष और विपक्ष को जो है मिलकर इस पे कुछ हल निकालना चाहिए? बिल्कुल सर, निकालना चाहिए। इस बारे में बात तो होनी चाहिए सर। जो बच्चे जिनके बहुत सारे मार्क्स आ रहे हैं, जैसे 720 पूरे आ रहे हैं, उनके लिए तो बात होनी चाहिए और जैसे हम लोगों के लिए नहीं आ रहे हैं तो कितनी परेशानियां हो जाती है ऐसा? बहुत सारी परेशानी हो जाती है सर। 1 ईयर का ड्रॉप होता है तो 1 ईयर मतलब पूरे साल की बात होती है। और फिर इनकी फेक तो नीट कोचिंग्स की जो फीस है वो भी एक्सपेंसिव होती है। तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चे आते हैं उन्हें बहुत ज्यादा फीस पे करनी पड़ती है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम वैष्णवी पांचाल है। वैष्णवी, जो पेपर लीक हो रहे हैं, हाल में जो पेपर लीक हुए हैं, अब देश की जो है राष्ट्रपति ने जो इस मामले को लेकर के और कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, आप क्या मानते हैं? सर बिल्कुल राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे एक पूरे साल का ड्रॉप लेकर जो तैयारियां कर रहे हैं उस हिसाब से उन लोगों के जितने मार्क्स आने चाहिए उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं और वो बहुत ज्यादा ही डिप्रेस है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर उस हिसाब से रीनीट फिर से होनी चाहिए।
रतलाम के बच्चों की आप बात सुन रहे थे। उनका कहना है कि राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति ने अभिभाषण में आज कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त दो खास पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर फुरकान कमर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रोफेसर फुरकान साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ डॉक्टर यशोदा चौहान जी, शिक्षाविद हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर यशोदा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं एनडीटीवी में। सबसे पहला सवाल फुरकान साहब आपसे। फुरकान साहब, देखिए, कोई भी सत्ता पक्ष जब होता है और उसके कार्यकाल में अगर इस तरह का कोई गड़बड़ी सामने आती है तो बड़ा स्वाभाविक है उनका कहना कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब राष्ट्रपति आती हैं, संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं, वो कहती है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई राजनीति से कुछ हासिल बच्चों को हो पा रहा है, या फिर केवल सियासी दल अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं इस मुद्दे को उठाकर, जबकि जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, शायद उसका लाभ अब तक उन्हें नहीं मिल रहा है। तो सियासत सिर्फ रोटियां सेक रही है, या सियासत से बच्चों को कुछ हासिल भी होगा? देखिए आसिफ साहब, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। शिक्षा को राजनीति से बिल्कुल अलग रख दिया जाना चाहिए और कुछ ऐसी व्यवस्था तैयार होनी चाहिए कि शिक्षा, कोई भी पार्टी पावर में हो, वो शिक्षा का काम जो है एक ऑटोनोमस तरीके से, एक फ्री तरीके से चलता रहेगा जी। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को इसका मतलब ही समझ में नहीं आता कि इस पे राजनीति क्या चीज है, राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसका मतलब ये निकालते हैं कि अगर राजनीति हो रही है तो इसका मतलब लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं और लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इस एतबार से देखा जाए तो वो तमाम दल, वो तमाम लोग जिनको ये लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, अगर उस गलती को उजागर कर रहे हैं तो मेरा ख्याल इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन साथ में ये बात भी सही है कि सब लोगों को मिल करके इस समस्या का हल निकालना चाहिए, क्योंकि अगर सब लोग मिल करके इस समस्या का हल नहीं निकालेंगे, एक दूसरे पर केवल कीचड़ उछालते रहेंगे, तो शायद बात नहीं बनेगी। लेकिन इस हद तक के जो कमियां हैं उनको हाईलाइट किया जाए, उनको सबके सामने उजागर किया जाए, उस पर जो है दबाव बनाया जाए, इस हद तक मुझे लगता है कि राजनीति होने में कोई परेशानी नहीं है। जी, मैं फुरकान साहब आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं, उसके बाद डॉक्टर यशोदा जी मैं आपके पास आता हूं। और ये सवाल फुरकान साहब से पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि फुरकान साहब जिस यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पूर्व चांसलर थे, उसी राजस्थान में हमने कई पेपर लीक होते देखे और तब वहां कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस लीड कर रही थी। फुरकान साहब, ये देखिए, अपने राज्य में हो तो एक घटना है, उसकी जांच होगी, लेकिन अगर किसी विरोधी दल की सरकार या केंद्र सरकार में इस तरह की घटना हो तो फिर सियासी हाय तौबा। तो फिर सवाल ये उठता है कि आप केवल इंतजार करते हैं और उसमें कहीं से अगर इस तरह की खबर निकल आए तो फिर आप उल्लू सीधा करने आ जाते हैं, लेकिन जब खुद की सरकारें रहती हैं तो वो जरूरी कदम, वो फोकस जो रखना चाहिए, फिर वो गायब हो जाता है, फिर वो संजीदगी नहीं दिखती उस वक्त। देखिए, बात यह है कि ये पेपर लीक होने का, ये नीट और एनटीए का तो अभी अभी हाल का वाकया है, लेकिन इसके पहले अगर आप देखें तो बहुत सारी स्टेट में और अलग अलग सरकारों के जमाने में जो नौकरियों के इम्तिहान थे, जो दाखिलों के इम्तिहान थे, जो टीचर्स की नियुक्तियों के इम्तिहान थे, उनमें जो है अलग अलग तरीके की शिकायत आई, पर्चा लीक हुआ और ये हुआ। और हर जगह ये होना चाहिए कि जब कोई समस्या आ रही है तो आप कोशिश ये करें कि ये समस्या आए नहीं और उसका एक ऐसा समाधान निकालें। तो बात केवल राजस्थान की नहीं है, राजस्थान में भी गलत हुआ, मध्य प्रदेश में व्यापम आज तक जो है हम सब लोगों के लिए जो है वो बना हुआ है, तमाम एग्जाम्पल हैं, एक रहस्य बना हुआ है। और दूसरे कई भी जो सेवा आयोग हैं, और इन सब में होता क्या है कि जो हमारी जो परीक्षा की पद्धति है, जो हमारी संस्था है, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। और इतनी बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी, कैंडिडेट, नौजवान जो नौकरी दाखिले के लिए लगे हुए हैं, अगर उनको ये इत्मीनान नहीं है कि जो संस्थाएं उनका इम्तिहान करा रही हैं वो संस्थाएं बिल्कुल राजनीति से अलग हट करके, बिल्कुल राजनीति से ऊपर हट करके, बिल्कुल मेरिट की बेसिस पर वो अपना इम्तिहान करा रही हैं और मेरिट लिस्ट बना रही हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये समाज के लिए
बहुत गलत संदेश जाएगा जी। और उसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा। मैं इसलिए मैं अब फुरकान सबको साहब इस पर मिलकर आ रहा हूं आपके पास, जरा इसी सवाल पर डॉक्टर यशोदा चौहान जी की राय ले लूं, और मैं साथ ही में डिबेट में स्वागत करता हूं संतोष मीना जी का। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। और संतोष मीना जी साइकोलॉजिस्ट हैं, तो जरा उस पहलू से भी उनसे जरा पता करने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त मनोस्थिति या क्या जहन में रहता है बच्चों के जब इस तरह के पेपर लीक होते हैं, घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन उससे पहले डॉक्टर यशोदा चौहान जी, बिल्कुल वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या सियासत से उन तमाम बच्चों को कुछ हासिल होने वाला है जिनके या तो पेपर लीक हो गए, जिन्होंने खर्चा किया, दिमागी तौर पर तैयारी की, मेहनत की, और फिर वो अब घर बैठे इंतजार कर रहे हैं नई तारीख का? तो सियासत से कुछ हासिल होने वाला है या नहीं? सियासत से मैं समझती हूँ कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फायदा ये बच्चों को मिल सकता है कि इनकी आवाज जो है वो बुलंद हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ के जो पार्टी के लोग बाग हैं, नेता लोग हैं, वो इन लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो इसलिए वो एक फायदा हो सकता है। अदरवाइज यदि आज राष्ट्रपति महोदय ने भी ये बोला है कि पेपर लीक के मामले को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और जो भी आरोपी है उनको जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये इससे यही होता है कि बच्चों का भविष्य जो है वो खिलवाड़ हो रहा है। जो बच्चे हंसी खुशी जिन्होंने सिलेक्शन करवाया है, मेहनत करके जो बच्चे पास हुए हैं, उन बच्चों को सफर करना पड़ेगा यदि नीट कैंसिल होता है तो, और जिन्होंने नकल की है उनको तो फायदा मिल ही गया है। पार्डन जी, बात आपकी पूरी हो गई यशोदा जी? हाँ जी, हाँ जी जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास और डिबेट में स्वागत करता हूं डॉक्टर अमित गुप्ता जी का भी। डॉक्टर अमित गुप्ता जी डायरेक्टर हैं नीट मेंटोर के, कोचिंग संचालक हैं। डॉक्टर अमित गुप्ता, आपका स्वागत है। संतोष जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। संतोष जी, अब मैं जरा साइकी समझने की कोशिश करूंगा उन छात्रों की जिन्होंने परीक्षा दिया और परीक्षा देने के बाद उनको पता लगा कि या तो कुछ ग्रेस मार्क्स के जरिए से कुछ बच्चे टॉप कर गए या फिर पूरी की पूरी परीक्षा ही रद्द हो गई, अब नई तारीख आएगी। बच्चे किसी फिक्स डेट को लेकर किस हद तक तैयारी करते हैं, और जब वो पूरी शिद्दत, मेहनत और कसरत के साथ जब पेपर देते हैं, उसके बाद जब उन्हें पता लगता है कि उनकी परीक्षा कैंसिल हो गई या पोस्टपोन हो गई, तो फिर क्या असर पड़ता है तैयारी पर, उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? देखिए, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज हम खूब मेहनत से करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, कोचिंग भी लेते हैं, पेरेंट्स भी बल्कि उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं, और हमें मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से पेरेंट्स पूरी तरह मेहनत करवा के और पेपरों के लिए तैयार करते हैं। सडनली जो परफॉर्मेंस हम वहाँ देते हैं, उसके बाद हम रिलैक्स होकर घर लौटते हैं, बैठते हैं, पेरेंट्स से और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस भी करते हैं पेपर के बाद। सडनली हमें पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया है, तो एक धक्का सा हमें लगता है, एक मतलब मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है कि अब आगे क्या होगा। इतनी मेहनत की, कोचिंग पे पैसे भी इतने लगाए, पर क्या जैसे पेपर कैंसिल हो गए या लीक हो गए, तो ये उन बच्चों के लिए जो सीरियस बच्चे हैं उनको एक धक्का सा लगता है। साइकोलॉजिकली वो बड़ा मॉरली बहुत डाउन फील करते हैं। क्या संतोष मीना जी, ये जो प्रैक्टिस है ये उन बच्चों में ज्यादा सीवियर होती है जिनका लास्ट अटेम्प्ट हो, या अगर एज के केस में आखिरी साल हो उनका, तो ये क्या उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाला होता है? देखिए, आपने टाइम टू टाइम सुना होगा कितने बच्चे हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। जिन बच्चों के लिए सब कुछ सारा पूरा ध्यान वो अपनी तैयारी पे लगाते हैं, कोचिंग पे, कहाँ कहाँ से माँ बाप भी अपने फाइनेंशियली कैसे जुटाते हैं उनकी फीस या बुक्स के लिए, बाकी चीजों के लिए भी, उनके लिए आप ये देखिए कि अगर लास्ट अटेम्प्ट है तो इस चीज को ले नहीं पाते, और कई लोग इतने इमोशनली इतने ज्यादा उस चीज को ले जाते हैं कि वो अपना सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। बाकी जो बच्चे थोड़ा स्ट्रांग हैं, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है, वो फिर भी रिकूप कर जाते हैं इस चीज को, लेकिन ज्यादातर बच्चे बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक, मैं संतोष जी आपके पास आता हूं। मैम, डॉक्टर अमित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमित, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या आप अपने कोचिंग में यूजीसी नेट की तैयारी कराते हैं? जी,
मेरा इंस्टीट्यूट जो है नीट की प्रिपरेशन करता है, नीट NEET नीट। अच्छा, नीट की प्रिपरेशन, ठीक है, उसका भी तो यही हुआ नीट सर, की हाल जो की पेपर प्रिपरेशन लीक हो करने गया। वाले बच्चे हैं इस मैं समय। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं अमित सर, जैसे ही आपके पढ़ाए हुए बच्चों को पता लगा कि पेपर लीक की खबरें हैं, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, कहां कहां का कनेक्शन निकल के आया, बच्चों पर क्या असर पड़ा और उन्होंने सबसे पहली बात आपसे क्या कही? देखिए, बच्चों का असर ऐसा है कि बच्चे तो बच्चे, साथ में उनके माता पिता, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो भोपाल में और कोटा में गांव से आते हैं। अपने अपने कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने कहीं खेत का कुछ हिस्सा बेचा है, किसी ने ना अपने लोन लिया है, किस्तों पे पैसे उठा के कोई कोचिंग की फीस भर रहा है। उन लोगों के ऊपर मानसिक रूप से बहुत बुरा असर पड़ता है और बच्चे अभी तक इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो आगे नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करें या फिर है ना फिर से रीनीट होगा या नहीं होगा। ना तो गवर्नमेंट इस चीज़ को है ना क्लियर कर रही है, बच्चे सारे के सारे बीच में असमंजस में लटके हुए हैं। नीट की तैयारी 2-3 साल तक बच्चों को करनी पड़ती है कई बार, उसके बाद उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो और तनाव झेल सकें। उसके बाद भी जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, वो बच्चे बेचारे साल भर जो पढ़ रहे थे बिहार में, गुजरात में, फिर महाराष्ट्र के जो कनेक्शन निकल के आए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और बहुत ज़्यादा एक तरीके से मानसिक रूप से बच्चों को प्रताड़ित करने वाला है। डॉक्टर अमित सर, आपसे एक सवाल मेरा ये भी, ट्रेंड था कि अब गांव का किसान जो है जी, डॉक्टर अमित सर, मेरा सवाल आपसे ये भी कि जब बच्चे टीवी पर देख रहे हैं विपक्ष को प्रदर्शन करते हुए, हंगामा करते हुए, तो उससे उन्हें उम्मीद बंध रही है या उन्हें और चोट पहुंच रही है कि हमारा पेपर लीक हो गया, हम परेशान हैं, और वहां वो सियासत कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, वैसे तो मैं खुल के बोलूंगा कि ये कोई बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। विपक्ष जो इसमें प्रदर्शन कर रहा है वो थोड़ा लेट हो गया प्रदर्शन करने में, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और विपक्ष का प्रदर्शन बिल्कुल जायज़ बोलूँगा मैं, क्योंकि सरकार को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। अगर इतने सारे बच्चे, इतने सारे एजुकेटर्स लगातार यूट्यूब पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे बच्चे बोलते हैं। मैंने जो प्रोटेस्ट किया, मुझसे मेरे बच्चे बोल रहे हैं। मेरे पास ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनकी रैंक में डबल से ट्रिपल का इन्फ्लेशन हो गया है। 650 नंबर नीट में, जिसपे बच्चा एम्स का दावेदार होता था कि उसको एम्स में एडमिशन मिल जाएगा, आज वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तक के लिए सोच रहा है कि उसको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, 3 साल जिस बच्चे ने तैयारी करी और आज वो 657-658 नंबर ला रहा है और कंफ्यूज बैठा हुआ है कि मुझे कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, जो एम्स को डिजर्विंग करने वाला कैंडिडेट है। तो ये स्थितियां हैं रिजल्ट की। डबल ट्रिपल रैंक में इन्फ्लेशन नहीं हो सकता। एनटीए वाले अधिकारी बोल रहे हैं कि ना पेपर थोड़ा इजी आया था। पेपर अगर थोड़ा इजी आया था तो उससे 10% 20% का इन्फ्लेशन समझ में आता है। पिछले साल 650 पे लगभग 7 से 8 हजार बच्चों की रैंक थी, आज इस बार 35,000 के आसपास बच्चे हैं 650 नंबर पे। आप अंदाजा लगाइए, लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा रिजल्ट कैसे चेंज हो सकता है। कहीं ना कहीं पेपर लीक बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। ये जो अभी जांच शुरू हुई है सीबीआई की, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ये जांच बहुत डिले शुरू हुई है। बच्चों का टाइम निकल रहा है। बच्चे आज की डेट में ये सवाल कर रहे हैं कि अगर आप सीबीआई से उन आरोपियों को सजा मिल भी जाएगी, पर बच्चों को न्याय कहां मिलेगा? जो बच्चों का ये आपने लाख टके की बात कही है, सिलेक्शन और नहीं होगा। ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चा समझ नहीं पा रहा कि वो नीट के लिए फिर से अपने आप को बिजी करे, तैयारी करे, या फिर वो कहीं और एनरोल हो जाए, अपना साल बचाए। वो बहुत बड़ी परेशानी उसके लिए वेट करे वो। अमित जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो गया। फुरकान साहब, आपके पास आ रहा हूं, और मेरा आपसे एक सवाल ये है सर कि यही जब चीजें निकल के आई कि अब बच्चा क्या करे, क्या वो नीट की किसी नई तारीख का वेट करे या फिर वो कहीं और एनरोल हो जाए, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और जैसा अभी अमित गुप्ता सर ने बताया कि 650 नंबर लाके बच्चा कंफर्म नहीं है कि वो अब उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और कुछ लोग इतने लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होंगे कि अगर उन्हें कोई प्राइवेट कॉलेज मिल भी गया तो उसकी फीस भरने का हिसाब किताब नहीं है उनके पास। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और अमित जी की बात से भी बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मसला इस समय ये हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशंस हैं जो इकट्ठी करके आई हैं, और मेरा ख्याल ये कि हम लोगों को 8 जुलाई तक तो इंतजार करना पड़ेगा। और 8 जुलाई से पहले सरकार भी शायद इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपना कोई निर्णय सुना सके। हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो राजनीति हो रही है उस राजनीति को कम से कम करने के लिए सरकार बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट रूप में किसी को बचाने या किसी को
फंसाने के बजाय या इस तरह का कोई उपाय लेने के बजाय बिल्कुल सही सही जो परिस्थिति है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट मेरिट के आधार पर निर्णय ले सके। थोड़ा सा हमें पीछे भी जाना पड़ेगा। आप ये देखिए कि ये जो सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेडिकल के लिए, इसकी बाध्यता सुप्रीम कोर्ट ने ही की थी। उस समय ये कहा गया था कि स्टेट लेवल के और जो दूसरी बहुत सारी पद्धतियां हैं उससे बहुत सारी खराबियां पैदा होती हैं। मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट को इस बार नए सिरे से इस पे नजर डालनी पड़ेगी कि क्या एक सेंट्रलाइज्ड वे में इम्तिहान संभव है। सारी तैयारियों के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि संभव हो सकता है, लेकिन उसमें कठिनाइयां बहुत हैं, तो हमको एक डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जाना पड़ेगा। एक बात मैं और कहूंगा कि मेडिकल के उसमें खास करके आप देखिए कि हर साल मेडिकल नीट का इम्तिहान देने वालों बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये 24 लाख इसी साल 12 पास करके आए हैं, बल्कि इसमें से वो भी हैं जिनका पिछले साल नहीं हुआ, उसके पिछले साल नहीं हुआ। अब हो क्या रहा है कि हमारे पास मेडिकल की सीट्स अगर पिछले 10-12 साल में आप देखें तो उसमें बहुत थोड़ा सा इजाफा हुआ है। अभी भी केवल 1,14,000 1,15,000 के करीब सीट्स हैं एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए, और उसमें से आधी गवर्नमेंट में है, आधी प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट की फीस बहुत ज्यादा है। अब इसमें ये मारा मारी है कि किसी भी तरीके से बाय हुक बाय क्रुक हमारे नंबर इतने आ जाएं कि हमको सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए ताकि कम खर्च में हो जाए। मेरा ख्याल हमें इसकी ओर भी ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपनी मेडिकल सीट्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने 3 साल पहले डेटा की एनालिसिस की थी, उस साल तकरीबन 16 लाख लोग अपीयर हुए थे नीट के एग्जाम में, उनमें से 8 लाख बच्चों के 50% से ज्यादा नंबर आए थे, अर्थात वो एलिजिबल थे मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने के लिए। लेकिन उसमें से 7 लाख का दाखिला इसलिए नहीं हो पाया कि हमारे पास सीट नहीं थी। तो इस डिमांड सप्लाई गैप को भी हमें कम करना पड़ेगा, चीजों को हमें डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, और अगर हम सेंट्रलाइज्ड वे में जा रहे हैं तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो इस तरह की समस्या आती रहेंगी। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो रही है, हमें एक दिन में सारा इम्तिहान सारे एप्लीकेंट्स का करा देना है, ये जो है अब संभव नहीं रहा। कम से कम इन चीजों को देख के तो यही एहसास होता है। फुरकान साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास, जरा एक बार पेरेंट्स की भी मनोस्थिति समझने की कोशिश करते हैं। संतोष मीना जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, 2-3 चीजें हैं जिनको मिला के बड़ी परेशानी भरी स्थिति हो जाती है। पहला, बच्चे के दिमाग में ये प्रेशर तो रहता ही है कि उसे रैंक लानी है, अच्छी खासी रैंक लानी है, तभी जाके उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। दूसरा ये कि लगातार उसके घर से उसके जो पापा किसान हैं, मजदूर हैं, वो लगातार बड़ी हाड़ तोड़ मेहनत करके पैसा भिजवा रहे हैं। तीसरा ये, जब उसका पेपर लीक हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया, अब वो परेशान है क्योंकि उसे अगर 1 महीना और भी रुकना है तो इसका मतलब उसे घर से फिर पैसे मंगाने पड़ेंगे, जो शायद गिन गिन के पैसे भेजते हो कि तुम यहां तक हो, पेपर देने के बाद घर लौट आना। और तीसरा ये कि अगर बच्चे का एग्जाम मान लीजिए निकल भी जाए बिना पेपर लीक के और वो आ जाए प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कॉलेज में उसका नंबर आ जाए, तो फिर वो कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है। इन सबको मिला के जरा पेरेंट्स की भी मनोस्थिति हमें समझाने की कोशिश कीजिए कि उन पर कितना असर पड़ता है इन चीजों को लेकर, और वो अपने बच्चों को इस वक्त में, इस हाल में कैसे मोटिवेट रखें। देखिए, हर चीज का एक ऑल्टरनेटिव तो होता ही है, लेकिन जिस तरह से हम मेंटल सेटअप अपना बिठा के, बच्चे भी और पेरेंट्स भी, जिस तरह से हम बच्चे को भेजते हैं अपने तैयारी के लिए, हर चीज जुटा करके और टाइम टू टाइम उसके लिए हर चीज को भेजने से, पैसे से लेकर के सारी चीजों को जुटाकर हर महीने या हर 15 दिन में जो भी उसकी जरूरत होती है उनको पूरा करने की कोशिश हम करते हैं। और मेंटल सेटअप हमारा यही रहता है कि हमारा बच्चा जिस चीज के लिए गया है, जिस काम के लिए गया है, जिस एम को लेकर साथ माइंड में गया है, उसको वो पूरा करके ही लौटे या उसको अचीव करके ही लौटे। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं जो उनकी गलती नहीं होती या पेरेंट्स की गलती नहीं होती, तो उससे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों साइड पड़ता है, पेरेंट्स पर भी और बच्चों पर भी। इससे एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमें, जो बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, हमारे एजुकेशन सिस्टम से भरोसा उठता है। साइकोलॉजिकली हम मतलब एक तरह से शैटर हो जाते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर में बच्चे को भेजते भी हैं
तो ना जाने वहाँ कितनी प्रताड़नाएं उसको सहन करनी पड़ेगी, और साइकोलॉजिकली वो वहाँ एडजस्ट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस तरह से हम उसको तैयार करके वहाँ भेजते हैं वो कंप्लीटली एक सेटअप के लिए भेजते हैं जो हमें पता होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जाते ही तो वहाँ चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है। मैं इस पे एक छोटा सवाल एक जरा मैं अमित गुप्ता सर से पूछ लूं। अमित जी, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा अमित जी, एक जो ये एक उपाय, एक सुझाव जो फरकान साहब ने दिया कि अगर मेडिकल सीट्स बढ़ती हैं तो उसमें हम ये भी जानते हैं कि देश में जो पॉपुलेशन पर डॉक्टर्स का जो औसत है या जो फीसद है वो बहुत कम है। दूसरा बड़ा सीधा सा उसूल है कि डिमांड सप्लाई में जितना अंतर रहेगा इन्फ्लेशन उतनी बढ़ेगी, यानी उतनी आपाधापी रहेगी। अगर सीट्स बढ़ती हैं तो आपको लगता है कि पेपर लीक या इस तरह की चीजों पर भी उसमें कुछ लगाम लगेगी? बाकी चीजें तो ही हैं जो है कि डॉक्टर अच्छे निकलेंगे और निकलेंगे, बच्चों को और मौका मिलेगा, लेकिन पेपर लीक के मामले में सीटें बढ़ाने से क्या असर पड़ेगा? अमित सर। देखिए, सीटें बढ़ाने से पेपर लीक का मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट रिलेशन है। अगर सीटें बढ़ भी जाएंगी तो बढ़ के 10 गुना नहीं हो जाएंगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, डबल हो जाएंगी, 50% और बढ़ जाएंगी। पेपर लीक के लिए आपको जो है हमारे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो पेपर के ट्रांसपोर्टेशन में गड़बड़ हो रही है, एनटीए में जहाँ पे छपाई हो रही है वहाँ पे गड़बड़ हो रही है, उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिस बैंक में रखा गया है पेपर वहाँ तक कहना सही प्रूफ नहीं है। तो उन एविडेंस में जहाँ कमियाँ हैं, पेपर की जो ट्रांसपोर्टेशन है और पेपर जिन लोगों ने बनाया है उसकी प्रिंटिंग की है, वहां पर टाइट टेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और साथ में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। प्रॉब्लम इस चीज की है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। टॉपिक इस पर था कि क्या सियासत इस पे ठीक है, तो बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी आपस में बैठ के तय कर लेते हैं सरकार को कैसे घेरना है, सरकार आपस में बैठ के तय कर लेती है कि इस पर आगे क्या करना है। लेकिन क्या एक तस्वीर ऐसी आई जहां आपने देखा हो सरकार विपक्ष एक साथ एक कमरे में बैठे हों और कोई सकारात्मक सुझाव या विचार निकले हों? ऐसा अभी तक तो दिखा नहीं है। शायद इसकी जरूरत इस मौके पर है। बाकी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं फुरकान साहब आपका, डॉक्टर अमित गुप्ता जी, संतोष मीना जी और साथ साथ डॉक्टर यशोदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।